हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है जरा बताएंगे। और हम बढ़ते हैं दोस्तों आज पॉलिटी की नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, पॉलिटी को हम आगे देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो पंचायती राज का दोस्तों प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। मतलब ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति को बांट देना है नहीं। तो यही है पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और लागू कर सकें, है नहीं। जिससे कि वो भैया अपने अनुरूप क्या नीतियां बना सकें और लागू कर सकें। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी, है नहीं। तो 1952 में 1952 में प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना। तो जो राष्ट्रीय विस्तार योजना है एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किस समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसका गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। एक बार क्वेश्चन को और आराम से पढ़ लेते हैं, है नहीं। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो दोस्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी, और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस। मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 53 और राष्ट्रीय विस्तार योजना अरे उल्टा बोल दिया मैंने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 और राष्ट्रीय विस्तार योजना दोस्तों 53 के पुनर्गठन के लिए, किसके लिए? उसके दोबारा पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किस समिति का दोस्तों गठन 1957 में किया गया था? ठीक है, तो किसका? बलवंत राय मेहता समिति का गठन दोस्तों किया गया था। सर्वप्रथम कहां और किसने पंचायती राज का उद्घाटन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और नागौर जिले राजस्थान में, यानी 1959 में दोस्तों किया था। कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ लागू करने वाला दूसरा राज्य बना? तो दोस्तों सबसे पहले तो राजस्थान में हुआ था, नागौर जिले में, है नहीं, 1959 में, 1959 में। और दूसरे नंबर पे हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। पंचायतों में सुधार के लिए समितियां, जो पंचायतों में सुधार के लिए समितियां हैं, जैसे कि अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, जीबी के राव समिति 1985 में बनी थी, और डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, तो सिंघवी समिति भी कहते हैं डायरेक्ट, सिंघवी समिति 1986, जे वी के राव समिति 1985 और अशोक मेहता समिति 1977। आप इससे किस तरह से याद कर सकते हैं? अशोक मेहता 1977, राव समिति 85 और सिंधवी समिति 1986 में दोस्तों बनी थी। किस अनुच्छेद के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है? मतलब कौन सा आर्टिकल दोस्तों कहता है कि अगर पंचायत भंग हो गई है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए? तो 243 ई 3 का बी, तो 243 का ई और 3 का बी, 243 243 243 का ई और 3 के बी के अनुसार अगर पंचायत भंग हो गई है दोस्तों तो 6 माह के अंदर क्या हो जाना चाहिए? निर्वाचन हो जाना चाहिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोस्तों जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। तो कब किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा इनको प्राप्त किया गया था, है नहीं दोस्तों। तो पंचायती सभा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए, देखो दोस्तों, पंचायती सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पंचायती स्तर पर महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 1/3 स्थान आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति को अगर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार होना है तो कौन सा आर्टिकल कहता है? यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया कि पंचायतों को चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए दोस्तों? 21 साल चाहिए। और 21 साल में कौन से आर्टिकल के अनुसार? 243 के एफ के फर्स्ट। तो 243 का एफ के फर्स्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो भैया वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की व्यवस्था लागू है, तो कैसी लागू है दोस्तों? त्रिस्तरीय है, आप लोगों को पता होगा, है नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच, जो ग्राम पंचायत मतलब पंचायत व्यवस्था ही है, पंचायत ग्राम पंचायत का सरपंच या
सरपंच या ग्राम प्रधान के सहयोग हेतु कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो जो सदस्य होते हैं 11 सदस्य दोस्तों और होते हैं इसके सहायता के लिए। किस अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो किस अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संविधान की स्थिति प्रदान की गई है दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन 1992। तो किस अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को, किसको बेटा? नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। पंचायती चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 साल में होते हैं, तो आपको पता ही होगा। और 243 का डे 243 243 के डे के अनुसार प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव दोस्तों होंगे। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो नगरीय क्षेत्र किसके कौन सा क्षेत्र दोस्तों नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? यदि न्यूनतम जनसंख्या उसकी 5000 हो दोस्तों, और कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% मतलब 75% लोग कृषि का काम ना करते हो, कोई कृषि के काम से अलग काम करते हो, और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो 400 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों होना चाहिए जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम है? तो ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है दोस्तों? एम.के. गांधी, महात्मा गांधी के नाम से, यानी महात्मा मतलब नाम से नहीं, महात्मा गांधी ने ही पंचायती राज का सुझाव दिया था, है नी। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के अनुसार, तो बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के अनुसार पंचायती जो राज की अनुशंसा की व्यवस्था की गई थी। समितियां हैं दोस्तों कुछ और इनके वर्षे पूछे गए हैं, जैसे पी के थंगुन दोस्तों 1988, अशोक मेहता समिति 77-78, बी.आर. मेहता समिति 1957 और एल.एम. सिंघवी 1986। तो पी.के. थंगुन 1988, अशोक मेहता 1977-78, बी.आर. मेहता 1957 और एल.एम. सिंघवी 1986। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किसने किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो जो 73वां संशोधन हुआ था और 74वां जो संशोधन हुआ था दोस्तों, वो किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग से बिल्कुल है, जिला निर्वाचन से बिल्कुल है, राज्य वित्त आयोग से बिल्कुल है। तो देखो राज्य निर्वाचन आयोग 243 के अंतर्गत आता है। ये कौन सा हुआ था दोस्तों? तो 73वें संशोधन के द्वारा हुआ था। और आर्टिकल 243 ए का आई राज्य वित्त आयोग दोस्तों आता है। 74वां 1992 के अनुसार आर्टिकल 243 जेड ए, 243 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड वाई, है नी। ये संशोधन दोस्तों इनमें किए गए थे। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है तो कौन कौन सा? पंचायती राज, क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम पंचायत, है नी। 74वें में क्या है दोस्तों? नगर पंचायत है, जबकि 73वें में ग्राम की है। जिला पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो। 73वां ग्राम पंचायत से रिलेटेड है और 74वां नगर पालिका से रिलेटेड है, ऐसा भी कह सकते हैं। संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन से भाग में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों प्रदान किया गया है? तो भाग 9 में पंचायतें आती हैं। भाग 9 के क्या के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मतलब नगर पालिकाओं को दोस्तों, अगर दोस्तों बात करता हूँ नगर पालिका को किसमें में किया गया है? तो 9 के ए में, है नी। 9 के क्या कह सकते हैं? तो इसमें किया गया है किसको? नगर पालिकाओं को। और भाग 9 में किया गया है दोस्तों ग्राम पंचायतों को। एक क्षेत्रीय पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा। किसी भी क्षेत्र का पंचायती का क्षेत्र मतलब किसी एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है राज्य सरकार। पंचायतें, तो पंचायत भाग 9 में आती है। नगर पालिका भाग 9 के क्या में आता है? सहकारी समितियां 9 ख में आती है। सहकारी समितियां दोस्तों 9 के ख में, नगर पालिका 9 के आती है 9 के क में, है नी। एक सेकंड रुकी जरा। तो पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिका 9 के क में, और दोस्तों 9 के ख में आती है सहकारी समितियां। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आता है भाग 10 में। किसमें आता है? भाग 10 में। SC/ST जो क्षेत्र आता है वो किसमें आता है? भाग 10 में आता है SC/ST क्षेत्र। ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा गया है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो जो राज्य वित्त आयोग का दोस्तों गठन किया जाता है कौन से संविधान के अंतर्गत किया जाता है? 243 आई। तो 243 आई 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का दोस्तों गठन किया जाता है। संशोधन, संविधान संशोधन दोस्तों देख लेते हैं। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संबंधी प्रक्रिया संविधान के किस भाग तथा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मतलब संसद जो दोस्तों संविधान में संशोधन कर सकती है, उसकी जो शक्ति है, संसद की जो शक्ति है, और उसके लिए प्रक्रिया जो है संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 20 में है।
और 368। तो 368 360 तो आप याद होगा, लेकिन भाग याद नहीं होगा दोस्तों, लेकिन भाग याद भी कर लेंगे। संशोधन से जो संबंधित है, जो दोस्तों संविधान संशोधन से जो संबंधित है, भाग 20 संबंधित है। कौन सा है? भाग 20 संबंधित है। और आर्टिकल 368, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए दोस्तों, और होना आवश्यक है। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। तो जो उपस्थित हैं दोस्तों और मतदान करने वाले के जो हैं, उनके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और कुल सदस्यों के आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में ही नहीं आई। अब आगे बात करते हैं। संशोधन 3 प्रकार से होता है दोस्तों। जो संविधान में संशोधन है, संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे साधारण बहुमत से दोस्तों, और विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तीनों चीजों को आज समझ लेंगे यहीं पर ही। ठीक है, जैसे कि साधारण बहुमत, इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जो साधारण संशोधन होता है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। राज्य के नाम सीमाओं में परिवर्तन वगैरह जो होते हैं, छोटे मोटे काम, ये इसमें आ जाते हैं साधारण बहुमत में, है नहीं। नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों में विधि परिषद को गठित करना या समाप्त करना, राष्ट्रपति या राज्यपालों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी, ये सब चीजें किसमें आती है दोस्तों? साधारण विधेयक में आती है, ये है नहीं। ये सब चीजें किसमें आती है? नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों में विधि, नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों में विधान परिषदों को गठित करना या समाप्त करना, राष्ट्रपति, राज्यपालों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करना संबंधी साधारण विधेयक में। विशेष बहुमत से दोस्तों क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो विशेष बहुमत अभी बताया, अगर अभी हमने लास्ट पीछे बताया था लास्ट स्लाइड पे, कि आप लोगों को कितना बहुमत चाहिए भाई साहब? अगर विशेष बहुमत चाहिए 50% से ज्यादा होना चाहिए, और 2/3 सदस्य साइन करें उस पर। ठीक है, और विशेष बहुमत प्लस राज्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। संसद का विशेष बहुमत होना चाहिए भाई, 2/3 से 50% ज्यादा है, और 2/3। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं, मतलब भैया आधे, जितने हमारे देश में राज्य हैं, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए भाई। या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का गठन कैसे क्या होना चाहिए? जैसे संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में चेंजेस करना हो, जैसे राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया में चेंजेस करना हो, तो भैया विशेष बहुमत और आधे राज्यों से ज्यादा का बहुमत चाहिए। ठीक है, और संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का गठन या क्षेत्राधिकार उसका बढ़ाना हो। ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना हो, और संविधान संशोधन प्रक्रिया 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि है। तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, इसी का पार्ट है लास्ट वाले का। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना चाहिए। मतलब अगर संविधान संशोधन हो रहा है तो विशेष बहुमत से, और वो भी अलग अलग, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। और एक विशेष बात दोस्तों, इसमें ना संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर किसी एक सदन ने भी असहमति जाहिर करी तो वो भैया खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की संविधान में व्यवस्था नहीं है, है नहीं। मैंने आपको बता दिया ये बात। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 91वां अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य दल बदल पर रोक। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन दल बदल से पर रोक से संबंधित है, तो 91वां दोस्तों सन 2003। तो दल बदल से संबंधित कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन 2003 पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित करना। तो साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर रहा है। ठीक है, इसके अनुसार केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निचले सदन की कुल। तो इसके अनुसार अगर केंद्र व राज्य में, केंद्र हो चाहे राज्य में हो, उसमें मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निचले सदन की कुल संख्या का 15% होना चाहिए। तो निचला सदन कौन सा होता है? जैसे कि अगर हम दोस्तों संसद में बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा होता है हमारा निचला सदन, और राज्यसभा होता है हमारा उच्च सदन, है नहीं। तो मतलब आप लोकसभा के 15% सदस्यों तक को मंत्री बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले ना बहुत मंत्री होते थे, हर कोई किसी ये मंत्री होगा, वो मंत्री, वो मंत्री, तो भैया बहुत ड्रामा होता था। तो उनको चेंज करने के लिए फिर क्या कर दिया गया दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन में एक तो दल बदल पर रोक लगा दी, और एक भैया 15% कह दिया कि 15% लोगों को ही आप मंत्री बना सकते हो। ये नहीं कि हर कोई मंत्री बना घूम रहा है। ठीक है,
तो अब आगे बात करते हैं 1976, तो 1976 42वां अमेंडमेंट हुआ था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु संविधान की अध्यक्षता दी जाती है, आपको पता ही है। छोटा संविधान कहते हैं इसको, मिनी संविधान कहते हैं इसको, बहुत सारे नामों से जाना जाता है नहीं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, संविधान में संशोधन की पहल की जाती है। तो संविधान संशोधन में पहल की जाती है, संसद के किसी भी सदन में कर सकते हो आप, जो संविधान संशोधन की पहल। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को डैश के संविधान में से लिया गया है। तो भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। अगर आप देखेंगे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का जो 52वां संशोधन है दोस्तों, संबंधित किससे? 1985 में हुआ था, दल बदल से। किससे दोस्तों? दल बदल से। दल बदल तो ही पढ़ के आए हैं। अच्छा, इस पर रोक लगा दी थी पूरी तरह से, दल बदल से, है नहीं? दल बदल पे पूरी तरह से रोक लगा दी थी। और ये 52वां जो है ये भी संबंधित किससे? दल बदल से। संविधान तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी किया गया है नहीं? तो जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में दोस्तों हुआ था। ये 52वां और 91वां दोनों ध्यान रखेंगे, है नहीं? तो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था दल बदल संबंधित है, ठीक है। 1985 में हुआ था 52वां, ठीक है। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन किया गया इसमें, है नहीं? कुछ चेंजेस इसमें करे गए थे। सिक्किम एक नया राज्य बना है। सिक्किम एक नया राज्य बना, कौन सा? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। तो पूछ लेता है बेटा कि जो सिक्किम जो नया राज्य बना था वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा बना था। और 22वें राज्य के रूप में तो सिक्किम कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। और आर्टिकल 371 एफ के तहत, तो आर्टिकल 371 एफ के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो सिक्किम राज्य के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दोस्तों किसमें किए गए हैं? आर्टिकल 371 के एफ के तहत। 75 में 1974 द्वारा सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 35वें 35 में 1974 द्वारा सह राज्य बना था। मतलब पहले पूर्ण राज्य नहीं बना था, पहले सह राज्य। भाई पहले देखेंगे आपको, फिर 7-8 महीने उन्होंने देखा और फिर अपना पूरा समर्थन दे दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संशोधन 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत दोस्तों किया गया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों राजभाषा। क्या पढ़ते हैं? राजभाषा। प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 350 के। तो प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करना, मतलब मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, वो भी प्रथम वाली, है नहीं? तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 350 के क्या के अंतर्गत आता है? मातृभाषा में शिक्षा राज्य का कर्तव्य, राष्ट्रपति के निर्देश, ये आदि दोस्तों शामिल होते हैं। किसने प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था? तो किसने प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर की अध्यक्षता में जून 1955 में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का दोस्तों गठन किया था। प्रथम राजकीय आयोग का गठन दोस्तों किसने किया था? तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर की अध्यक्षता में जून 1955 में दोस्तों किया था। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों शामिल किया जाता है किसी भी भाषा को, है नहीं? प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं राजकीय भाषा का दर्जा था। तो अगर आपसे पूछे कि स्टार्टिंग में जो प्रारंभ में शुरुआत में कितनी भाषाओं को दोस्तों राजकीय भाषा का दर्जा था? तो 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो 92वें बोलते हैं ना, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में माना गया। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो 4 भाषाओं को दोस्तों जोड़ा गया था सन 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और 71वें संविधान संशोधन 1992 71वां भी संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। देखो 71वां और 91वां, अरे यार 92वां हुआ है सन 2003 में, 92वां हुआ है 2003 में, पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है, ठीक है। और 71वां 71वां हुआ है 92 में, है नहीं? 92 में हुआ है 71वां और 92वां हुआ है सन 2003 में, है नहीं? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। और 21वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1967 76 नहीं 1976 में तो 42वां हुआ था,
ठीक है 67। तो 21वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी को राज्य के भाषा का दर्जा दिया गया। तो सिंधी को राज्य के भाषा का दोस्तों दर्जा दिया गया था। अभी तक कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता दोस्तों दी गई है, ठीक है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये भी ध्यान रखेंगे कि 22 जो भाषाओं को किसके अंदर कौन सी अनुसूची के अंतर्गत निहित कर रखा है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत निहित कर रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए डैश को दूसरी राजभाषा घोषित किया है। तो आपको पता ही है दोस्तों, उर्दू जो यूपी में चलती है, दूसरी भाषा में चलती है उर्दू, राजकीय भाषा है। नहीं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन है यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ कहां पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, और 5 स्थानीय सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। कैसे सदस्य हैं? स्थायी, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, चीन। यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये क्या है दोस्तों? स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य हैं, 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, बचे कुछ जो है वो मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे जो थे बुतरस। तो कौन थे दोस्तों? बुतरस थे, है नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली 2 भाषाएं कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों जो कार्य होता है भाषाओं में, वो 2 होते हैं, कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, अगर बात करते हैं मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है? रूसी है, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कौन कौन सी? रूसी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, अगर आपसे पूछ सके तो। 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पहली बार डैश में भाषण दिया। तो 1977 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने तो किसमें भाषण दिया था दोस्तों? हिंदी में। किसमें भाषण दिया था? हिंदी में भाषण दिया था। वर्ष सन 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इस सत्र को ही हिंदी से संबोधित किया था। तो वर्ष सन 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इस सत्र को ही हिंदी में संबोधित दोस्तों किया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो 30 अनुच्छेद दे रखे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, या मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है? 30 अनुच्छेद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थापित है। तो नीदरलैंड, हैग। ठीक है, हैग कहां पर है? नीदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा जून 1945 में की गई थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दोस्तों स्थापना करी गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र द्वारा जून 1945 में दोस्तों की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए न्यायमूर्ति, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति यानी BN राव रहे थे दोस्तों 52 से 53 तक, नागेंद्र सिंह रहे हैं, RS पाठक रहे हैं और वर्तमान में दलवीर भंडारी। तो दलवीर भंडारी जो है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीश हैं, वो फिलहाल में कार्यरत हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस तो 1 मई, तो 1 मई को दोस्तों विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन पर। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 326। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 326। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? आर्टिकल 326, और भाग 15 के द्वारा इसको लिया गया है। ठीक है, जोड़ा गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
तो दोस्तों देखो ये संस्थाएँ हैं कुछ, ये संस्थाएँ हैं और ये स्थापना के दिवस हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है दोस्तों 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो है नी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है दोस्तों 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में और प्रवर्तन निर्देशालय 1956 में। तो प्रवर्तन निर्देशालय 1956 में दोस्तों, भ्रष्टाचार निरोध कानून 1988 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में दोस्तों किया गया था। आगे बात करते हैं, ये संस्थाएं स्थापना अंतरराज्य परिषद 1990 में। तो अंतरराज्य परिषद दोस्तों 1990 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करता हूं तो 1993 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, अंतरराज्य परिषद 1990 के अंतर्गत आती है। कौन सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया था, जबकि भारतीय संविदा अधिनियम 1970 में नहीं आया था, 1972 में आया था। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम 1972 में आया था, ये बात ध्यान रखेंगे। एशियाई विकास बैंक का इंडियन रेजिडेंस मिशन कहाँ अवस्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो एशियाई विकास बैंक, तो जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, तो इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, दक्षिणी एशिया क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में दोस्तों? दक्षिणी एशिया क्षेत्र के भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव, जो 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। आगे बात करते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। तो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई जी जो हैं, तो वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और 16 दिसंबर सन 2025 तक ये रहे हैं। ठीक है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई थे। अभी फिलहाल ये पद खाली है। ठीक है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम सन 2005 में दोस्तों पारित हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिबूती आचार संहिता संबंधित है, तो जिबूती आचार संहिता दोस्तों संबंधित है, ये समुद्री डकैत के विरोधी अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ये लाल सागर वाला एरिया जो है, अरब सागर, लाल सागर, अरब सागर का उत्तरी भाग जो है, ठीक है, और जो लाल सागर वाला एरिया है वहां पे चोरी डकैत जो है वो जहाज वगैरह को लूट लेते हैं, तो उससे संबंधित है दोस्तों जिबूती। तो ध्यान रखेंगे, जिबूती आचार संहिता, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। यह हिंद या पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी है नी, अदन की खाड़ी है ना, अदन की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर, समुद्री डकैत से सुरक्षित हेतु 29 जनवरी सन 2009 को, तो 29 जनवरी सन 2009 को इस क्षेत्र के तटवर्ती देशों द्वारा अपनाई गई थी। वर्तमान में इसमें 18 देश शामिल है। भारत 2020 में शामिल हुआ था। तो जिबूती में जो भारत शामिल हुआ था सन 2020 में दोस्तों शामिल हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। संविधान अधिकार का अर्थ है, तो संविधान अधिकार का अर्थ का वह शक्ति जो संविधान सम्मत है। तो संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है दोस्तों? वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत दोस्तों नहीं है, उसे है कहते हैं संविधानेतर अधिकार। आगे देखते हैं, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस के रूप में दोस्तों किसे मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। कुछ ये न्यूनतम दोस्तों आयु दे रखी है और ये कुछ पद दे रखे हैं। ठीक है, जैसे 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति की आयु, अगर आपको राष्ट्रपति जी बनना है, आपको इलेक्शन लड़ना है, तो भाई साहब आपको 35 उम्र करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तो खैर होने वाला हूँ 35 साल का। ठीक है, तो भारत राज्य विधान सदस्य परिषद 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष और 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों राज्य विधानसभा सदस्य के लिए। तो राज्य विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और पंचायत सदस्य के लिए दोस्तों 21 वर्ष आपकी उम्र जरूरी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श किसका है दोस्तों? ऑल इंडिया रेडियो का दोस्तों एक कथन था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज दोस्तों आपकी पॉलिटी हो चुकी है खत्म, तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो आशा यही है कि आप लोगों को ये जो सीरीज चली थी आपको मजा आया होगा। अभी इसका मैं रिवाइज करूंगा क्योंकि यूपीएससी वालों का एग्जाम है
और आप लोगों को कम से कम 2 बार और पूरा पॉलिटी का मैं रिवाइज़ करा दूँगा जब तक यूपीएससी का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय, नमस्कार, जय हिंद।